दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आया था। हम दोस्त मॉडल सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे दोस्त, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर produced by the combustion of 60 ग्राम of methane, 60 ग्राम of मीथेन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त 36 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी है हमारा दोस्त 32 ग्राम। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्त 16 ग्राम। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त 18 ग्राम। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या बोलता है कि वाटर जो उत्पन्न हो रहा है उसका मात्रा क्या होगा जब उसको जलाया जाता है 16 ग्राम मीथेन के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर जाएगा दोस्त ए 36 ग्राम। 36 ग्राम हमारा करेक्ट आंसर है। अब 36 ग्राम ही क्यों ही सही है, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो मीथेन हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पर लिख दिए CH4। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। और मीथेन को जलाया जा रहा है, मतलब मीथेन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए दोस्त, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा वाटर बनाता है। यहाँ पर लिख दिए वाटर। हाइड्रोजन का 4 एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, तो बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। अब देखिए दोस्त, प्रोडक्ट साइड में 2 और 2 4 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड में 2 ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर दिए। तो जब मीथेन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और बाय प्रोडक्ट रूप में 2 मोल ऑफ वाटर बनता है। अब हम लोग तो 16 ग्राम मीथेन दिया गया क्वेश्चन में, तो मीथेन का सबसे पहले दोस्तों हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 12 लिख दिए। कार्बन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ गए। जिस तरह दोस्तों हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह एलिमेंट एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 4 एटम है तो गुना 4 लिख दिए। 12 गुना 1 12 हो गया, 1 गुने 4 4 हो गया, तो 12 + 4 बराबर होगी 16 ग्राम। अब हम लोग दोस्त वाटर का निकालेंगे, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में कि मीथेन जब मीथेन को जलाया जा रहा है तब वाटर कितना ग्राम प्राप्त होता है। तो वाटर का हम लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बनता है, जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है। अब ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। 8 हमारा इवेन नंबर है, तो 1 का डबल कर दिए, तो 8 का डबल हो गया 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। तो हाइड्रोजन के पास तो देखिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 2 लिख दिए, ब्रैकेट का साइन दे दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 कर दिए।
हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का एक एटम है तो गुना 1 कर दिए। अब देखिए दोस्त, 2 था तो 2 ही लिख दिए। 16 और 2 हो गया 18, तो 2 गुने 18 बराबर आ गया 36 ग्राम। जब 16 ग्राम मीथेन को जलाया जाता है तब 36 ग्राम वाटर प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्त हमारा 36 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे दोस्त, चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस gives relation between ऑप्शन नंबर ए प्रेशर एंड वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी हमारे दोस्त प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि एक गैस है जहां पर चार्ल्स लॉ देता है संबंध। देखिए दोस्त, चार्ल्स लॉ क्या वो हम लोग को सबसे पहले जानना होगा। तो चार्ल्स लॉ बोलता है दोस्त कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होना चाहिए, जहां पर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ दोस्त हमारा वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को बताता है, जहां पर प्रेशर और मोल्स की संख्या हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा दोस्त, कि चार्ल्स लॉ रिलेशन देता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे दोस्त, इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे दोस्त CH2 डबल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. The pair of hybridized orbitals involved in the formation of carbon 2 and carbon 3 bond is carbon 2 and carbon 3 bond is ऑप्शन नंबर ए हमारे दोस्त sp हाइब्रिडाइजेशन डैश sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ऑप्शन नंबर बी हमारे दोस्त sp हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे दोस्त sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्त sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें, तो कार्बनिक यौगिक हम लोग को दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2. तो बोलता है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जोड़ा जो शामिल होता है कार्बन 2 और कार्बन 3 के बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो वो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन 2 और कार्बन 3 का. तो प्रिंसिपल देखिए, तो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन है. यहाँ एक नंबर पर डबल बॉन्ड है और यहाँ भी एक नंबर पर डबल बॉन्ड है. तो नंबरिंग दोस्त आइदर ऑफ साइड करेंगे. फिलहाल हम लोग लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं. तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्तों हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन और ये 6 कार्बन का. तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बोलता है कार्बन 2 और कार्बन 3 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए. तो ये हो गया कार्बन 2 और ये हो गया कार्बन 3. तो देखिए दोस्त ये जो कार्बन 2 है वह डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन है. तो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 ही होता है. तो कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है हमारा sp2. अब कार्बन 3 है, कार्बन 3 के यहाँ भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से भी सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है. तो सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp3 ही होता है और डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हमेशा sp2 होता है. तो कार्बन 3 का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 हो गया. कार्बन 2 का sp2 है, कार्बन 3 का sp3 है. तो ऑप्शन नंबर sp2 और sp3 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्त सही है. अब देखिए दोस्त यहाँ पर पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड. दूसरा प्यार कमजोर प्यार, तो दूसरा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड. अब देखिए दोस्त एक सिग्मा बॉन्ड और एक 2 सिग्मा बॉन्ड और एक 3 सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड 3 है मतलब इलेक्ट्रॉन का 3 ठो जोड़ा है. तो ए सबसेट में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, पी सबसेट में इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ा गया. इसलिए कार्बन 2 हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. अब इस कार्बन पे फोकस करते हैं. पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड हो गया. इस बॉन्ड पे फोकस करते हैं. पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड. तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 ठो हाइड्रोजन के पास सिग्मा है. तो 2 और 2 4 सिग्मा हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन का 4 ठो जोड़ा है. तो ए सबसेट में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया और पी सबसेट में इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा गया. तो कार्बन 3 का हाइब्रिडाइजेशन से sp3 हो गया. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही.
क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे दोस्त, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, वॉल्यूम एंड प्रेशर at constant temperature, at constant temperature is called, ऑप्शन नंबर ए आइसोकोर, आइसोकोर, ऑप्शन नंबर बी आइसो बार, ऑप्शन नंबर सी आइसो थर्म, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच के ग्राफ को बताइए जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है। देखिए दोस्त, वो होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, आइसोथर्म, हमारा सही होगा। ये आइसोथर्म ही सही क्यों होगा, इसका हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं। आइसोथर्म, तो आइसो का मतलब होता है दोस्त सेम, चाहे आइसो का मतलब कांस्टेंट भी मान सकते हैं। फिलहाल आइसो का मतलब यहाँ पर कांस्टेंट भी माना गया है। और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्म का मतलब हो गया टेम्परेचर। तो जिसका कांस्टेंट हो टेम्परेचर वो हमारा आइसोथर्म कहलाता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिसका कांस्टेंट है टेम्परेचर तो उसका वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ बताइए। तो ग्राफ होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त आइसोथर्म ग्राफ है हमारा। अब आता है आइसोकोर, तो आइसो का मतलब ये कांस्टेंट और कोर का मतलब होता है वॉल्यूम, जिसके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो उसको आइसोकोर बोला जाता है। अब आता है दोस्त आइसो बार, तो आइसो का मतलब हो गया कांस्टेंट और बार का मतलब गया प्रेशर, जिसके पास प्रेशर कांस्टेंट हो उसको आइसो बार कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कि इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तो सही है। जिसके पास कांस्टेंट टेम्परेचर है वही हमारा आइसोथर्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर दोस्त, a system in which there is no exchange of energy or matter, energy or matter between the system, between the system and surroundings is called, ऑप्शन नंबर ए हमारे दोस्त ओपन सिस्टम,
ऑप्शन नंबर बी हमारे दोस्त एडियाबेटिक सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारे दोस्त क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। और ऑप्शन नंबर डी हमारे दोस्त आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन बोलता है कि एक प्रणाली है जिसमें नहीं होता है एक्सचेंज एनर्जी और मैटर का, मैटर का मतलब होगी दोस्त मास, तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच कहलाता है वो, तो वो हमारा दोस्त आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है, मतलब आइसोलेटेड प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब आइए दोस्त आइसोलेटेड सिस्टम ही क्यों होगा उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये हमारा, अब हम लोग दोस्त ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी ही सही है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब प्रणाली हो गया, तो ये दोस्त हमारा बर्तन है, ये हो गया हमारा बर्तन। तो बर्तन को ही प्यार से क्या बोलते हैं, सिस्टम। बर्तन को ही प्यार से हम लोग बोलते हैं दोस्त सिस्टम। और बर्तन के बाहर का जो ये हिस्सा है वही हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, सराउंडिंग्स। तो बर्तन के बाहर वाला हिस्सा ये सब हो गया हमारा सराउंडिंग्स। जैसे दोस्त घर हमारा सिस्टम कहलाता है, घर के बाहर जो भी चीज है वो हमारा सराउंडिंग्स कहलाता है। सराउंडिंग्स का मतलब होता है दोस्त चारों तरफ, तो घर के चारों तरफ जो भी चीज है वो हमारा सराउंडिंग्स कहलाता है। अब देखिए दोस्त ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी ना ही सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाता है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ कभी भी आता है। अब एनर्जी का बात होता है, तो एनर्जी ना तो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जाता है और ना एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आता है। तो वो खासम खास सिस्टम जहां पर ना तो मास चाहे एनर्जी का सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ ट्रांसफर होता है, ना ही सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ ट्रांसफर होता है, उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्त कि द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3 will be
ऑप्शन नंबर ए हमारे दोस्त CH3CH3। ऑप्शन नंबर बी हमारे दोस्त HCHO। और ऑप्शन नंबर सी हमारे दोस्त CH3CHO। और ऑप्शन नंबर डी है CH3CH2CHO। हम लोग जो सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH में जब ओजोन को जोड़ा जाता है तब प्रोडक्ट रूप में पाया जाता है। प्रोडक्ट रूप में क्या पाया जाएगा, तो आइए दोस्त उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबस्ट्रेट के रूप में ये दिया गया है, तो लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे बढ़े तो CH3 था, यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड और CH3। ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त CH3 और CHO। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूपेक नेम में इसका लिख लेते हैं। तो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, दोनों हमारा सीनियर कार्बन है दोस्त। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड मिलता है, और नंबरिंग अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर तो 2 पर ही डबल बॉन्ड मिलता है। तो डबल बॉन्ड का नंबर क्या हो गया, सेम। तो इस हालात में दोस्त आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे। तो फिलहाल हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते थे। प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, और 2 पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लिख दिए 2 इन। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 2 इन। अब देखिए दोस्त, जब ब्यूट 2 इन का ओजोनलाइसिस करवाना है तो फर्स्ट स्टेप में ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में, ये हमारा तो CCl4 है जो हमारा क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट। और फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है। तो ओजोन के पास 3 एटम है, डबल बॉन्ड के पास खड़ा हो गए। तो जिस तरह दोस्त लड़का लोग का दिल टूटता है उसी तरह यहाँ पर हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे। तो ये डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड को दोस्त यहाँ पर तोड़ रहे हैं। 3 ऑक्सीजन था तो 1 ऑक्सीजन लेफ्ट कार्बन को दिए, 1 ऑक्सीजन राइट कार्बन को दिए। ध्यान रख दोस्त कि डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास ही ऑक्सीजन देना, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास ही ऑक्सीजन देना। अब 1 ऑक्सीजन अभी भी हाथ में बचा है दोस्त, तो ये वाटर 1 ऑक्सीजन को लेके भाग जाता है और H2O2 बनाता है। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में H2O2 हो गया, जिसको हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। अब इस कार्बन के पास आए दोस्त, तो अग्निपथ का एक डायलॉग हुआ करता था कि क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। तो इस कार्बन को पूछे क्या लेके आए हो, तो बोलता है CH3 और हाइड्रोजन। कार्बन को पूछे क्या लेके आए, तो बोलता है CH3 और हाइड्रोजन। फिर कार्बन को पूछे क्या लेके जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। ये हो गया दोस्त हमारा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। अब यहाँ पर डाल दिए पॉजिटिव साइन। फिर इस कार्बन को पूछे क्या लेके आए हो, तो बोलता है CH3 और H। CH3 और H। फिर इस कार्बन को पूछे क्या लेके जाओगे, तो बोलता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। यहाँ पर लिख दिए दोस्त डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन।
अब देखिए दोस्त, मेन प्रोडक्ट के रूप में हम लोग प्राप्त हो चुका है। तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम एसिड हो गया, तो यहाँ पर एसिड लिख दिए। और CHO फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को कॉमन नेम में एल्डिहाइड ही बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटल डिहाइड। अब ये भी 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम हो गया एसिड, और फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कॉमन नेम एल्डिहाइड ही बोलते हैं। तो दोस्त 2 मॉलिक्यूल हम लोग को एसिटल डिहाइड ही प्राप्त हुआ। तो जब ब्यूट-2-इन का रिएक्शन ओजोन के साथ करवाते हैं और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 मोल और 1 मोल 2 मोल एसिटल डिहाइड प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ही हमारा दोस्त CH3CHO मतलब एसिटल डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही। तो जब ब्यूट-2-इन का ओजोनोलाइसिस किया जाता है, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल डिहाइड प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तो सही है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे दोस्त, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन गिवन रिएक्शन हमारा दोस्त CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो मेन प्रोडक्ट में हम लोग को प्राप्त होता है दोस्त CH3CH2CH2Cl। ऑप्शन नंबर बी है हमारा दोस्त CH3CH स्मॉल ब्रैकेट Cl, फिर हमारा तो CH3 है। ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त CH3 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त CH3CH2 और Cl। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है कि जब CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रतिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तब दिया गया रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होता है तो सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, CH3CH Cl और CH3। अब हम लोग तो इसका कैलकुलेशन करके पता करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी ही क्यों सही होगा। तो रिएक्शन का मतलब होता है दोस्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है, उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और रिएक्शन कहलाता है। अब आता है दोस्त प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी 2 प्रकार का, एक होता है मेन प्रोडक्ट, एक होता है बाय प्रोडक्ट। तो वो खास प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता है उसको मेन प्रोडक्ट बोलते हैं, और एक होता है बाय प्रोडक्ट, तो वो खास प्रोडक्ट जो तनी सुन बनता है उसको बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। अब लोग दोस्त इसका केमिकल रिएक्शन देखेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन में हमारे दोस्त CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर लिख दिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
और रिएजेंट के रूप में HCl है, रिएजेंट के रूप में HCl लिख दिए। अब यहाँ पर कंप्लीट हेड एरो का साइन दिया है, तो यहाँ पर कंप्लीट हेड एरो का साइन दे दिए। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड को 1 पोजीशन मिल रहा है और यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो नंबरिंग जब राइट टू लेफ्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड 1 नंबर पर मिलता है, 1 नंबर छोटा नंबर है, तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, 1 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर लिख दिए 1 इन, अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोप 1 इन। अब ये हमारा दोस्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। जब कभी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर बराबर नहीं हो तो वह अनसिमेट्रिकल अल्किन कहलाता है। अब अनसिमेट्रिकल एल्किन प्रतिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जब कभी भी दोस्त अनसिमेट्रिकल अल्किन हेलो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वह हमारा मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो यह जो रिएक्शन होगा दोस्त वो हमारा मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार होगा, मार्कोनी-कॉप्स रूल। अब देखिए दोस्त, हाइड्रोजन मेटल है तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है तो पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाता है। तो एरो का हेड आया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए दोस्त, CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए, फिर आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड दे दिए, फिर आगे बढ़े CH था तो यहाँ पर CH लिख दिए। अब ये प्लस और ये माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर Cl ग्रुप लगा दिए, Cl। फिर यहाँ पर पाई बॉन्ड टूट चुका है, बचा है सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड लिख दिए। अब इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में जुड़कर CH2 से CH3 बन जाता है, तो यहाँ पर लिख दिए CH3। अब देखिए दोस्त, एक डायलॉग हुआ करता था कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल बोलता है दोस्त कि मुझे मार्कोनी-कॉप्स ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। तो Cl ग्रुप दोस्त यहाँ पर जुड़ा हुआ CH प्लस के रूप में। यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन का है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया है, तो जब क्लोरीन प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाता है तब ब्रांच बन जाता है, तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं, यहाँ पर लिख दिए क्लोरो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 2 पर क्या है क्लोरो, तो यहाँ लिख दिए 2 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, यहाँ पर प्रोप लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। अब ये नंबर है, ये अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। तो जब प्रोपीन प्रतिक्रिया करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मार्कोनी-कॉप्स रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 क्लोरोप्रोपेन प्राप्त होता है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त।
ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दिया गया दोस्त, CH3 CH ब्रैकेट के अंदर Cl और CH3। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ब्रैकेट को खोल दिए तो यहाँ पर Cl नीचे आ गया है, CH3 के लिए CH3 लिख दिए, और यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। CH के लिए CH लिख दिए, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए, और CH3 के लिए CH3 लिख दिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पे कभी शक नहीं करना।